जब फेजर आरेख की अपने बात करते हैं तो फेजर आरेख ये जो नाम है ये दिया गया एक साइंटिस्ट के नाम पे। फेजर आरेख है क्या? फेजर आरेख दरअसल होते हैं घूर्णी आरेख। घूर्णी आरेख जो क्या है, घूर्णी सदिशों की तरह व्यवहार करते हैं। फेजर आरेख क्या है? घूर्णी आरेख है जो दरअसल घूर्णी सदिशों की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि फेजर आरेख घूर्णी आरेख है, घूर्णी सदिशों की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु जब वोल्टता और धारा के लिए फेजर आरेख बनाते हैं तो वहां पे हम एक चीज को नोट करते हैं कि वोल्टता तथा धारा दोनों की दोनों अदिश राशियां हैं। दोनों की दोनों कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। वोल्टता तथा धारा दोनों की दोनों अदिश राशियां हैं, पर ये दोनों की दोनों राशियां घूर्णी सदिशों की तरह व्यवहार करती है। पर ये दोनों की दोनों क्या करती है? घूर्णी सदिशों की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण वोल्टता तथा धारा के बीच का जो संबंध होता है उस संबंध को फेजर आरेख की सहायता से आसानी से दर्शाया जा सकता है। वोल्टता तथा धारा दोनों के बीच का जो संबंध है उस संबंध को फेजर आरेख की सहायता से आसानी से दर्शाया जा सकता है। तो इन दोनों को डिफाइन करने के लिए, इन दोनों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए, दोनों के संबंध को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूज किया जाता है फेजर आरेख का। किस प्रकार से बनाते हैं फेजर आरेख? तो इसमें होती है एक आधार रेखा, एक इस आधार रेखा पर होता है लंब, जिस भी चीज का फेजर आरेख अपने को बनाना है उसका फेजर आरेख इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जो इस, ये जो सदिश है ओपी लिख देता हूं, ओपी एक सदिश है और ओपी सदिश प्रदर्शित करता है, ओपी एक सदिश है, ये प्रदर्शित करता है शिखर मान को। ओपी एक सदिश है जो शिखर मान को प्रदर्शित करता है। शिखर मान का यहाँ पे मतलब है इस रेखा की ओपी की लंबाई, लेंथ क्या होगी? ओपी की लंबाई प्रदर्शित करेगी शिखर मान को। वहीं ये जो आधार रेखा के साथ कोण है ओमेगा टी, ये प्रदर्शित करता है कला को। ओमेगा टी उसकी क्या हो जाएगी? कला हो जाएगी। और इससे जब लंब डालेंगे अपने इस रेखा पर, इससे जब लंब डालेंगे अपने इस रेखा पर, तो टी समय पर उसके मान को प्रदर्शित करता है। टी समय पर उसके मान को प्रदर्शित करेगा। कमल कुमार क्वेश्चन आपका, घूर्णी सदिश जो है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो भी घूर्णी होती है क्या? नहीं। घूर्णी सदिश की अगर दिशा की अपने बात करेंगे तो घूर्णी सदिश की दिशा घूर्णन गति से आप डिफाइन कर सकते हो कि घूर्णन गति होती क्या है। घूर्णन गति होती है कोई भी पार्टिकल है वो क्या करता है, अपने अंदर से पारित किसी अक्ष के प्रति क्या करता है, प्रत्येक कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है और उस वृत्ताकार पथ का जो केंद्र होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा के ऊपर होता है। उस रेखा को बोलते हैं अपने घूर्णन अक्ष। और घूर्णी सदिश जितने भी होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। घूर्णन अक्ष के बारे में आपने पहले पढ़ रखा होगा। उस अक्ष के अनुदिश घूर्णन सदिश की या घूर्णी सदिश की डायरेक्शन होती है। बात समझ रहे हो? ओके, चलिए ये हमने थोड़ा बहुत जान लिया फेजर आरेख के बारे में। अब अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए। आर परिपथ या
शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। एक परिपथ ऐसा है जिसमें क्या है, केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा है। किस प्रकार से जुड़ा है? मानना एक प्रतिरोध है R, उसे किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। वोल्टता है V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। एक प्रतिरोध R जिसको किसी वोल्टता स्रोत V से जोड़ दिया जाता है, वोल्टता है वहां पे V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। इसके कारण परिपथ में आई मान की प्रत्यावर्ती धारा मान लीजिए प्रवाहित होती है। इस कारण परिपथ के अंदर आई मान की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। ये धारा जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है तो इसके कारण इस धारा की जो डायरेक्शन होगी वो नियत नहीं होगी, उस डायरेक्शन का मान लगातार बदलेगा। तब हम क्या कर सकते हैं, हम परिपथ में लगा सकते हैं किरचॉफ का नियम। मान लीजिए जो R है, जो R है उसके ऊपर विभव पतन है VR, प्रतिरोध है उस पर विभव पतन कितना है, VR है। तब किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से किरचॉफ के लूप नियम से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VR, V इज इक्वल टू VR। और V का मान अपने को पता है, तो V का मान अपने को पता है तो VR का मान क्या हो जाएगा, जो प्रकट करेगा VR इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर 1, VR इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास 1। अब अपने दूसरी का क्या करते हैं, धारा का मान ज्ञात करते हैं। धारा के लिए देखिए क्या करते हैं, अपनी ओम के नियम से हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या, एक प्रतिरोध, जब किसी भी परिपथ में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो वो प्रतिरोध हमेशा ओम के नियम का पालन करेगा। और ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, जो प्रकट करेगा I इज इक्वल टू V अपॉन में R, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। अब ये प्रतिरोध के लिए तो यहाँ पे मैं VR काम में ले लेता हूँ, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता। तो I का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में R, V नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में R। देखिए अब इस चीज को अपने क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर बन जाएगी ये 2, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर बन जाएगी 2। समीकरण नंबर 2 धारा को प्रदर्शित करती है और समीकरण नंबर 1 जो है वो यहाँ पे वोल्टता को प्रदर्शित करती है। यहां तक आपको कोई भी डाउट लगे तो आप उस डाउट को पूछ लीजिए, आगे चलते हैं इसके बाद। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 R से प्रवाहित धारा तथा R के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता के समीकरण है। समीकरण 1 और 2 की अपने बात करें तो समीकरण 1 और 2 क्या है, R से प्रवाहित धारा और R के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता के समीकरण है। इन दोनों के मध्य संबंध किससे बता सकते हैं, संबंध बता सकते हैं फेजर आरेख से। अतः फेजर आरेख
की सहायता से इन्हें निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। अतः फेजर आरेख की सहायता से इन्हें निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखिए फेजर आरेख इनका कैसे बना देंगे अपनी, सबसे पहले पहला फेजर डायग्राम अपने बना देते हैं इसका। वोल्टता के लिए यहां पे वोल्टता मान लीजिए अधिकतम मान वोल्टता का है वी नोट। वोल्टता का अधिकतम मान कितना है वी नोट। इसकी कला कितनी है, इसकी कला है ओमेगा टी। वोल्टता की देख लीजिए अधिकतम मान है, शिखर मान है वी नोट और कला कितनी है ओमेगा टी। इससे यहां पर अपने लंब डालेंगे तो जो बनेगा वो ये क्या बन जाएगा वी आर। इसी प्रकार अपने धारा के लिए फेजर आरेख एक साथ दर्शाना चाहेंगे तो धारा के लिए फेजर आरेख कैसा बन जाएगा, धारा के लिए भी अगर आप कला की बात करोगे तो कला कितनी है ओमेगा टी है। धारा की भी कला कितनी है ओमेगा टी है। और धारा के लिए अधिकतम मान कितना है, धारा का अधिकतम मान है आई नोट और आई नोट का मान क्या है वी नोट से कुछ कम है, आर भाग क्या है कम है। शिखर मान की बात की तो आई नोट है और टी समय पुरुष का मान कितना है धारा का आई। टी समय पुरुष धारा का मान कितना है आई। तो ये क्या बन जाता है फेजर आरेख बन जाता है एक शुद्ध प्रेरक युक्त ये शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ के लिए। कोई डाउट है यहां तक तो आप लोग पूछ लीजिए, आगे चलें। अब इसमें हम एक आरेख बनाते हैं शक्ति के लिए। देखिए समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से अपने एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं वोल्टता का। वोल्टता का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, तो एक साइन वेव के हिसाब से परिवर्तित होगा वोल्टता का मान। ठीक है, वोल्टता का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा, एक साइन वेव के रूप में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार धारा का मान देखें तो धारा का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा, सेम टू सेम धारा का मान भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगा जिस प्रकार से वोल्टता का मान परिवर्तित हो रहा है। और शक्ति के मान की बात करें तो शक्ति का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा, जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो है वी आर के लिए, रेड कलर का ग्राफ है वो है आई के लिए और ब्लैक कलर का जो ग्राफ है वो है पावर पी के लिए। क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V इंटू में आई।
तो यहाँ पे जब अपने बात करेंगे वोल्ट का और धारा दोनों का मान जब नेगेटिव है तो भी पावर पॉजिटिव आएगी, और दोनों का मान पॉजिटिव है तब भी वहां पे पावर पॉजिटिव आएगी। कमल कुमार आपका क्वेश्चन है कि किरचॉफ लॉ में V के साथ प्लस और माइनस किस प्रकार से लगता है। जब अपने किरचॉफ लॉ की बात करते हैं तो किरचॉफ लॉ में यहाँ पे देखिए V इक्वल टू आपने VR लगाया है। अब यहाँ पे आप क्या मान के चलते हो, जो प्लस और माइनस का साइन लगाते हो एग्जैक्टली अगर किरचॉफ लॉ की यहाँ पे मैं बात करूं तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा, किरचॉफ के लूप नियम से एक बंद लूप के अंदर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। V माइनस में VR इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें किरचॉफ का नियम जब अपने अप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है। मान लीजिए स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ साइकिल की अपने बात करते हैं, प्रथम अर्ध चक्र की अपने बात करते हैं, तो पहले अर्ध चक्र में धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी तो आप देखिए इसमें क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा उसमें से धारा प्रवाहित किस प्रकार से होगी, प्रतिरोध जो होगा उसमें से धारा प्रवाहित होगी इस डायरेक्शन में, और जो बैटरी होगी उसके अंदर धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी, इस डायरेक्शन में। प्लस और माइनस के साइन की अपने बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक डीसी बैटरी को जोड़ के देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो बैटरी होती है, बैटरी में से धारा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाती है, बैटरी में से धारा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाती है। इसलिए यहाँ पे बैटरी के लिए क्या आ जाता है, एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाता है। यहाँ पे जब केवल और केवल आर परिपथ की मैं बात करूं तो इसमें एक नेगेटिव साइन आता है, वो बैटरी की डायरेक्शन के लिए आता है। दोनों में से किसी एक को नेगेटिव लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध में से तो धारा क्या है, जनरली जिस टाइप से फ्लो होनी चाहिए उसी टाइप से हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो रही है, लेकिन बैटरी के अंदर धारा नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में फ्लो हो रही है, इसलिए हम वहां पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन को मेंशन कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्या। देखिए आर परिपथ को जब अपनों ने स्टडी किया तो आर परिपथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर परिपथ में V तथा I समान कला में होते हैं। ये तो हो गया आर परिपथ। अब दूसरा परिपथ अपने स्टडी करते हैं। दूसरा परिपथ आता है एल परिपथ या शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। एल परिपथ या शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, इसकी अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूं। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ किस प्रकार से बनेगा, मान लीजिए एक प्रेरकत्व है जिसका 100 प्रेरकत्व गुणांक है L, या एक कुंडली है जिसका 100 प्रेरकत्व गुणांक है L, उसको किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वोल्टता V बराबर कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा t, और प्रेरकत्व के ऊपर एक प्रेरकत्व वोल्टेज, यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कितना है, VL है। अब यहाँ पे अपने अप्लाई करते हैं कौन सा नियम, किरचॉफ के लूप नियम से। अपने अप्लाई करते हैं किरचॉफ के लूप नियम से। होगा क्या, V माइनस में VL इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। अब यहाँ पे प्रेरकत्व की कंडीशन में आ जाते हैं, तो प्रेरकत्व में एक यहाँ पे स्पेशल कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन ये होती है
कि जो प्रेरकत्व होता है उसके अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसमें प्रवाहित जो प्रेरित धारा होती है वो उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण वो उत्पन्न हुई है। इस कारण यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाता है। इस कारण यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाता है। V माइनस VL होना चाहिए था किरचॉफ के नियम से, लेकिन इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? उन कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण उत्पन्न हुई है। इस प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। इस कारण ये एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा किसके आगे? प्रेरकत्व के आगे। तो यहाँ पे बन जाएगा V प्लस VL इज इक्वल टू 0, जो प्रकट करेगा V इज इक्वल टू माइनस का VL। अब VL के मान की बात कर लेते हैं, क्योंकि VL बराबर क्या होता है? VL बराबर होता है माइनस का L DI अपॉन में DT। VL का मान कितना होता है? माइनस का L DI अपॉन में DT। कोई डाउट यहां तक? आगे चल सकते हैं। VL बराबर क्या होगा? माइनस का L DI अपॉन में DT। तो हमारे पास आ जाएगा यहां पे L DI अपॉन में DT इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। L DI अपॉन में DT इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे एक चीज की अपने बात करते हैं। यहां पे जो VL अपने लिख रहे हैं, एक तो इस VL को प्रेरित विद्युत वाहक बल से अपने दिखा रहे हैं। एक अपने बात करें इस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता की। एक अपने बात करें इस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता की। दोनों में डिफरेंस देखिए। आपने किरचॉफ का नियम लगाया, V इज इक्वल टू माइनस का VL लिख दिया। यहाँ पे आपने इस इक्वेशन से लिख दिया L DI अपॉन में DT बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज देखिए, इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। अपने बात करते हैं यहाँ पे कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की बात करें तो VL का मान कितना होगा? इस इक्वेशन के हिसाब से अगर अपने बात करें VL की, तो VL का मान मेरे पास आना चाहिए था माइनस V नोट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन के हिसाब से अपने बात करेंगे तो अपने पास VL का मान क्या होना चाहिए था? माइनस V नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस का साइन मेंशन नहीं किया। यहाँ पे मेंशन ना करने का कारण मैं ऊपर एक लाइन में लिख देता हूँ। माइनस का साइन मेंशन ना करने का कारण ये है कि कुंडली के सिरों पर उत्पन्न कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL का मान कितना है? V नोट साइन ओमेगा टी है। ये क्या है? विभवांतर है, यानी एक साइड अधिक होगा, एक साइड निम्न विभव होगा। दोनों विभवों का अंतर है। उच्च विभव माइनस में निम्न विभव की यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं। मैं नेगेटिव का साइन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल को लिखता हूं तो फिराडे के नियम के हिसाब से मैं वहां पे नेगेटिव के साइन को साथ में मेंशन करता हूं। मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूं कि ये उन कारणों का विरोध कर रहा है जिनके कारण ये उत्पन्न हुआ है। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर लिख दिया है 2। अब मैं इक्वेशन 1 से करता हूं कैलकुलेशन।
डी आई अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी, डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी नोट अपॉन में एल कर देते हैं समाकलन, डी आई का समाकलन हो जाएगा आई, वी नोट अपॉन में एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा डिवाइड में कोस ओमेगा टी। यहां तक कोई डाउट हो तो उस डाउट को पूछ लीजिए। वी नोट अपॉन में ओमेगा एल माइनस का कोस ओमेगा टी। अब यहां पे देखिए आई का मान ये भी अपना सही है, आई बराबर वी नोट अपॉन में ओमेगा एल माइनस में कोस ओमेगा टी, लेकिन ये अपने को कला संबंधता को दर्शाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। कोस को कन्वर्ट कर दूं अगर मैं साइन में, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं कोस को कन्वर्ट कर देता हूं साइन में, तब मेरे पास यहाँ पे कला संबंधता को मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ। देखिए दो तरीके यहाँ पे कन्वर्ट करने के, या तो आप क्या लिख दीजिए साइन 90 प्लस में थीटा या साइन 90 माइनस में थीटा, दोनों में से एक लिखोगे। जब आपके पास कोस ओमेगा टी है, कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, वी नोट में ओमेगा एल माइनस पड़ा है बाहर, कोस को लिख दीजिए साइन 90 माइनस में थीटा। माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा एल है, वो एक प्रकार के प्रतिरोध का ही काम कर रहा है, उसको मैंने लिख दिया एक्स एल साइन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2। आई बराबर अपने लिख सकते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2। यहां पे एक्स एल को कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। यहां तक आपको कोई भी डाउट लगे उस डाउट को पूछ सकते हो आप लोग।